चलो जी, ये वाली बुक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस बुक के अंदर टोटल हमारे पास 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर में से पहले शुरुआत के 4 चैप्टर तो शुरुआत के 2 या 3 दिन में हो जाएंगे। आज कल और परसों ही खत्म हो जाएंगे चैप्टर तो, ठीक है जी। अकाउंटिंग रेशो मैंने आप लोगों को बताया मैं कैसे कराऊंगा, मैं वीडियो के थ्रू कराऊंगा उसे, ठीक है जी। और कैश फ्लो में कराऊंगा पूरे 15 दिनों में, 31 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। मतलब इस बुक के अंदर में आपको पूरी 16 नंबर की कवरेज 30 नंबर तक करा दूंगा। 4 नंबर की कवरेज आपको वीडियो से करनी पड़ेगी, ठीक है जी। हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा 30 नवंबर से। होपफुली हम 1 दिसंबर या 2 दिसंबर से अपना रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे। रिवीजन के लिए मैंने आप लोगों को सैम्पल लेटर बता रहा है टुगेदर विद। अभी उसे लेना मत, अगर ले लिया है कोई दिक्कत नहीं। अभी 1-2 बार, क्योंकि मेरे पास और कंपनी सैम्पल पेपर आए नहीं है, तो पता लगे मैं आपको अभी कह दूँ, क्योंकि अभी तो मुझे यूज़ करना नहीं, मैं 1 दिसंबर से यूज़ करना है। तो अगर थोड़ा और कोई बढ़िया आ जाए तो वो लगा लेंगे, नहीं तो 2024 लाइट दे रही है, बहुत बढ़िया। 2024 का है, कोई दिक्कत नहीं वजह इसमें कौन सा कुछ चेंज होता है। नहीं तो मेरा लेना मेरे पास बेकार पड़ा है, मैं क्या करूँगा इसका, ठीक है जी। मेरे वाला लेना किसी एक को लेना हो, मैं ऐसी तो यूज़ नहीं करता मैं ऐसे। मेरे पास और भी पड़े, मेरे पास कल भी आया था एक सैम्पल पेपर उसका, ओजवाल का आया, ये देखो ओजवाल का ले लेना। सैम्पल पेपर तो सैम्पल पेपर ही है बच्चे। चलो जी स्टार्ट करेंगे बच्चों। इस बुक को समझने के लिए बच्चे आज आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बैलेंस शीट्स याद करनी पड़ेगी आज आपको घर जाके लिटरली। बच्चों अभी तक आप लोगों ने जो बैलेंस शीट बनाई है, वो आप लोगों ने ये वाली बैलेंस शीट बनाई है। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, टोटल ये आमने सामने मैच करते थे, ठीक है जी। ये बैलेंस शीट बच्चे या तो सोल प्रॉपर्टीशिप बनाता है या पार्टनरशिप बनाता है। अब मैं पार्टनरशिप तो पढ़ा नहीं रहा, पार्टनरशिप में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है जी। अब जो मैंने आपको बुक कराई है, आपने अगर रेशियो वो इशू ऑफ शेयर भी देखा होगा, मैंने बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन कराए थे, तो बैलेंस शीट में मैंने ऐसे वाली बनवाई थी बच्चों, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट नहीं बनती कंपनी के लिए। ऐसा नहीं है कंपनी का मन कर रहा है, कंपनी के ऊपर कंपनी 2013 एप्लीकेबल होता है और शेड्यूल 3 कहता है कि यही वाली बैलेंस शीट बनानी है जो हम आपको बता रहे हैं। उसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप चाहे देख लो, ठीक है जी। पेज नंबर कहाँ है, यहाँ से है 1.5 से, ये देखो ये दिया हुआ है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इस पेज को फॉर्मेट को खोल लो, जैसे जैसे मैं इसे बनाऊंगा वैसे वैसे आप पे काम किया। इतनी बड़ी बैलेंस शीट आपके पास नहीं है, थोड़ी सी CBSE ने इसे आपके थोड़ी बहुत चीज़ें डिलीट कर रखी हैं इसमें, तो आपको उतना ही याद करना है जितना मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी। लो जी, तो हम बना रहे हैं बैलेंस शीट, चैप्टर नंबर है ये 1। अगर ये बैलेंस शीट आप लोगों को याद ना हुई तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि बार बार मैं यही कहूँगा बच्चे बैलेंस शीट याद है, आपको कोई सर नहीं, मैं कहा बच्चे वो याद कर। इस चैप्टर की बेटे एग्जाम में 3 नंबर की है, थ्योरी याद करने की। क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, कैसा क्वेश्चन आएगा मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। तो फॉर्मेट है पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस। कंपनी के बच्चे बैलेंस शीट हर साल 2 साल की प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे तो एटलीस्ट वो इस साल का कंपेरिजन पिछले साल का कंपेरिजन कर ही लेगा, ठीक है जी। हालांकि और भी बहुत सारे कंपेरिजन होते हैं, लेकिन एक लेमैन आदमी भी देख के बता सकता है कि यार पिछले साल कंपनी में कितने रुपए की एसेट्स थी और इस साल एसेट बढ़ी है या घटी है, एक अनुमानित तो लगा ही सकता है, ठीक है जी। बाकी डिटेल एनालिसिस तो बच्चे उसे करना ही पड़ता है, ठीक है, जिसे भी करना हो। सबसे पहले बच्चे इसके अंदर आती है फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है जी। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर बच्चे आपके पास 3 मेजर हेड आते हैं, ठीक है जी। आपके पास हालांकि बुक में 4 दिए हैं, लेकिन आपके लिए 3 ही है। जो सेकंड वाला है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अब आप समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है, आप वो चैप्टर पूरा पढ़ के आ रखे हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर बच्चे सबसे पहले जो मेजर हेडिंग आती है वो आती है शेयर होल्डर फंड, ये एक मेजर हेड है, ठीक है जी। आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, शेयर होल्डर एक मेजर हेड है। इसके अंदर 2 सब हेड आते हैं, ए और बी, ठीक है जी। एक हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है जी, जी सुन रहा हूँ ना, ठीक है जी। शेयर कैपिटल एंड नेक्स्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या ना ना वो भी नहीं आपके पास है, वो आगे अगर आप पेज पलटोगे आगे लिखा हुआ है कि CBSE ने हमने ये चीज़ें कटवा रखी हैं, ठीक है जी।
आगे आप देखोगे एज पर CBSE सर्कुलर डेटेड 2014 द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलोइंग विल नॉट बी एग्जामिन, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन अगेंस्ट पेंडिंग, डेफर टैक्स लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब चीज़ें उसने बता रखी है। ठीक है जी, तो उसने आपको मना कर रखा है कि ये चीज़ें आप इग्नोर कर देना। ठीक, ये आ गया जी। बैलेंस शीट मैंने कहा ना, बैलेंस शीट एक्चुअली वाली है, लेकिन आपने थोड़ी सी भाई है, हो तो आप 12वीं में, कौन सा आप CA कर रहे हो। ठीक है जी, तो उसने कहा ये चीज़ें याद कर ले, ये एक मेजर हेड है, ये एक सब हेड है। ठीक है जी, ये भी एक सब हेड है। और बच्चे इनके अंदर जो आने वाले आइटम्स हैं उन्हें हम बोलते हैं आइटम। क्या क्या आइटम आता है? शेयर कैपिटल दो तरह से होती है। एक तो होती है बच्चे, शेयर कितने तरह के होते हैं? इक्विटी शेयर, और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। भाई शेयर तो दो ही तरह के होते हैं, तो इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं। चैप्टर ही पढ़ के आ रखे हो आप। आपने तो बैलेंस शीट भी बना रखी है इसके ऊपर। इक्विटी शेयर ऐसे बनाते थे आप, इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। फिर इसके नीचे आप इसके नीचे आप लिखते थे हाँ नोट नंबर 1 क्लिक ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब। वो आपने क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है जी। ऐसे ही फिर दूसरा एक सब हेड आता है, मेजर हेड है, उसे हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर ही बच्चे कुछ सब हेड आते हैं, ए करके, बी करके और सी। हालांकि आपके पास 4 दिए होंगे, फिर उसमें से एक कट है डेफर टैक्स लायबिलिटी, उसे भी काट देना। ठीक है जी। तो सबसे पहले आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी दिखवा रखा है कट है। अकल खराब है इसकी। ठीक है जी। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या आता है? ये एक मेजर हेड है, जो बच्चे मैं 1 2 करके लिख रहा हूं वो मेजर हेड है, जो मैं ABC करके लिख रहा हूं वो सब हेड है। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक सब हेड है। इसके अंदर मुझे बहुत सारे आइटम्स आते हैं। ठीक है जी। क्या क्या आता है? डिबेंचर्स। अब आपको डिबेंचर पता है क्या होते हैं? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। डिबेंचर बॉन्ड एक ही भाई से ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। डिबेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से पता होता है, बॉन्ड पे फ्लक्चुएट होता है, बढ़ भी जाता है घट भी जाता है। ठीक है जी। और डिबेंचर बॉन्ड एक ही बात है कि मैं आपको कहूँ ये ले मेरी कंपनी का डिबेंचर, इस पर भी ब्याज मिलेगा। मैं कहा ये ले मेरी कंपनी का बॉन्ड, इस पर भी ब्याज मिलेगा दोनों में ब्याज, लेकिन एक पे पहले से फिक्स है, दूसरे पे वॉलेटाइल है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना फर्क है। डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, लोन फ्रॉम बैंक। याद नहीं, अभी हम कल ही क्वेश्चन कर रहे थे, बैंक से लोन लिया, उसकी बैलेंस शीट बनाई थी लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाली। अभी तो कल प्रेजेंटेशन, कल जो क्वेश्चन किया था मैंने डिबेंचर सस्पेंस वाला, तो डिबेंचर भी और लोन फ्रॉम बैंक भी, जो बैंक से लोन लेता है SBI से 2 लाख का जोड़ के लिखा था वो 12 लाख का। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टी, और लास्ट में आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक डिपॉजिट। ये कहाँ लिखा हुआ है इतनी डिटेल में आपको बताऊंगा कहाँ लिखे हुए हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं, बुक में हर जगह लिखा हुआ है एक जगह। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट फिर इसके अंदर आता है बच्चों आपके पास अदर अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, सॉरी। ठीक है जी। इसके अंदर आता है 2 चीजें, इनसे आप बड़े फैमिलियर होंगे, अब आप समझ जाओगे। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है जी। अब प्रीमियम देते हो ना, जैसे आप लॉस के बाद डेबिट करते हो, वो ये वही वाला है। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, या प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब जब मैं अपने डिबेंचर थोड़े से महंगे रिडीम करता हूं, तो उसके ऊपर जो मैं 5 रुपए का 10 रुपये प्रीमियम देता हूं, अब तो पता है ना आपको 4th केस, 5th केस, 6th केस में जो प्रीमियम दिया जाता है, तो वो प्रीमियम यही है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है जी। और लास्ट में आएगा आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर 3 चीजें आती हैं। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड और प्रोविजन फॉर वारंटीज।
ये कहाँ लिखा हुआ है मैं बताऊंगा कहाँ लिखा हुआ है। अब हमें एग्जाम में से क्वेश्चन बताना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे। ऐसे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसे इसके अंदर बच्चे लायबिलिटी 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, ठीक है जी। लायबिलिटी 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, घर का पैसा, बाहर का पैसा। ये सारा पैसा घर का है, ठीक है जी। मतलब ये जो हेडिंग है ये घर का पैसा है, बाहर का पैसा हेडिंग नंबर 2 है और हेडिंग नंबर 3 है, जिसे आप बोलते हो करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। ये एक मेजर हेड है, हाँ ये शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। ये उधार, ये सारा उधार 1 2 3 ये सारा उधार लंबे समय का उधार है। ये सारा उधार जो इसके नीचे लिखूंगा वो छोटे समय का उधार है, मतलब 1 साल के अंदर पैसा लौटा है, ठीक है जी। ऐसे ही जैसे बच्चे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग आई, इसके अंदर क्या आ जाएगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसके अंदर 2 चीज जाएंगी, कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसे ही इसके अंदर एक चीज और आती है जिसे हम बोलते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर 2 चीजें आती हैं, ये भी और ये भी। ये भी एक सब हेड है, ये भी एक सब हेड था, ये भी एक सब हेड था। मैंने जो होता है ना ABC में जो लिख रहा हूँ सारे सब हेड है। ट्रेड पेबल के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक तो BP और दूसरा आता है क्रेडिटर्स। ऐसे भी इसके अंदर एक और आता है C, ये आ गया बच्चे अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। वहां पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ गया था, यहाँ पे आ जाएगा अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसके अंदर भी कुछ चीज़ आती है, कुछ क्या बहुत सारी चीज़ आती है इसके अंदर, ठीक है जी। बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। और ऐसे इसके अंदर भी D आता है एक, यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजन था तो यहाँ आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये अदर शॉर्ट टर्म बचे अदर करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी। और यहाँ आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के 2 ही प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये सर इसमें सी में क्या लिखा है, अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी है बच्चों, अदर यहाँ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी था, यहाँ अदर करंट लायबिलिटी है, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं करंट लायबिलिटी लिखता है वो, ठीक है जी। नाम ऐसे ही दिए हैं, मैं नहीं बदल सकता इन्हें, ये एज इट इज ही है, इसमें मैं कुछ परिवर्तन कर ही नहीं सकता। मेरे परिवर्तन करते ही आधा नंबर साफ है। अगर आपने कहा सर बात तो एक ही है कि अगर मैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, हाँ बात एक ही है, लेकिन कहता नहीं मैं अदर करंट लायबिलिटी मान लूंगा, ठीक है। जिसे एज इट इज ही याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी बदलाव करते ही मान लो नंबर साफ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है जी। अब मैंने इतना सारा लिख दिया आप लोगों के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा आगे। और भी ये तो सारी लायबिलिटी हो गई। ऐसी एसिड्स आएंगे। एसिड 2 तरह के होते हैं, नॉन करंट एसिड और करंट एसिड। आपको मैं समझा दूंगा कि हमें याद कैसे करना है, जिससे आपको बाकी चीज़ें भी आपको याद रहे। मैं आपको याद करने का दूंगा, ये पूरी दूंगा। पहले वैसे मैं ऐसे कराता था, पहले बच्चों एक दिन ये कर लो, फिर एक दिन ये कर लो, फिर एक दिन ये कर लो, फिर एक दिन एसिड कर लो, फिर एक दिन करंट लायबिलिटी। अब 5 दिन लगाता था मैं, तब तक चैप्टर भी चलाता था। लेकिन अब मैं कहूँगा मुझे एक दिन ही याद करके आओ, सारी को करना पड़ेगा भाई, क्या कह सकते हैं, क्योंकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी टाइम लगा चुका था पहले। उस टाइम आप लोग आए नहीं थे। तो देखो जी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके पास ऐसा, वो आपसे पूछेगा 3 आइटम देगा वो आपको, 1 2 और 3। यहाँ पे लिखे होंगे आइटम्स। फिर आपसे पूछेगा मेजर हेड बता और सब हेड बता, बस वो आपको आइटम देगा। लायबिलिटी क्या है? इक्विटी लायबिलिटी वो कुछ नहीं है, ठीक है जी। वो आपको पूछेगा बताओ बॉन्ड्स का मेजर हेड सब हेड क्या है। अब ढूंढना पड़ेगा यहाँ बॉन्ड कहाँ है भाई, बॉन्ड 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 बॉन्ड, ये रहा। बॉन्ड की मेजर हेड क्या है, बॉन्ड की मेजर हेड नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है जी। और बॉन्ड की लायबिलिटी क्या है, सब हेडिंग क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसे आप ऐसे समझना, ये कबीर का है नाम, ये कबीर के पापा है और ये कबीर के पापा के पापा है। वो ऐसे पूछेगा कबीर ये रहा, तो कबीर के दादाजी का नाम बता और कबीर के पापा का नाम बता, वो ऐसे देगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई कैसे पूछेगा वो? समझ गया ये बात?
वो ऐसे नाम देगा। फिर वैसे कहेगा चल बीपी का मेजर हेड सब हेड बता, मान लिया उसने नाम दे दिया ये, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल। ठीक है जी। तो क्या देगा, फिर कहेगा मेजर हेड करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। और फिर आ जाएगा ट्रेड पेबल। एग्जाम में ऐसे 3 आते हैं, एक के ऊपर एक नंबर है, 1 2 3 ऐसा नंबर है। फिर आपसे पूछेगा बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा भाई, करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ऐसे ही वो आपसे पूछ लेगा प्रोविजन फॉर टैक्स बताओ कहाँ आएगा, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ऐसे ही वो आपसे पूछ लेगा पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर वो आपसे पूछ लेगा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, या पूछ लेगा प्रोविजन फॉर वारंटीज, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये ऐसे आएगा एग्जाम। आपका नाम दिया होगा, आपके दादाजी और पापा का नाम, पहले दादाजी का बताना है फिर पापा का बताना है। बच्चा उल्टा कर देता है, इसे यहाँ धर देता है, इसे यहाँ धर देता है, कर ले, और मैं कर देता हूँ ले। इतना करते हैं मैं सारा काट देता हूँ। इतना बताने के बावजूद भी बच्चे दिमाग में आता ही नहीं, वो पहले यही बताएगा फिर ये बताएगा। और मेरे इतना बताने के बावजूद भी आप इनसे इतने बच्चे बैठे हैं, ऐसे ही करके आओगे तो नहीं क्या जीत है आप लोग। मैं कहता हूँ पहले मेजर हेड सब हेड बता, कह रहे पहले सब हेड बताऊंगा फिर मेजर हेड बताऊंगा, बता क्या कर लेगा तू। हाँ मतलब है उनके दिमाग, कह रहे नहीं करते तो करते ही नहीं हम। हर साल आता है क्वेश्चन, और हर साल एग्जाम में ये वही है, ये पास होने का जुगाड़ है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप अब आपने सर ये सारी चीज़ें लिखी कहाँ हुई है, एक पेज पे मिल जाएंगी, हाँ सारी एक पेज पे, बस आपको ये वाला चीज़ नहीं मिलेगी उस पेज पे, ये मैं आपको बता देता हूँ। मुझे शेयर कैपिटल के अंदर 2 चीज़ आती है, रिजर्व एंड सरप्लस। बाकी सॉरी शेयर कैपिटल में 2 चीज़ आती है, शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस का बहुत सिंपल तरीका याद करने का, ऑल रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कोई भी आपके दिमाग में आ रहा हो, रिजर्व है सिक्योरिटी में रिजर्व नहीं है पर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी रिजर्व आ रहा हो, उसे यहाँ पटक देना रिजर्व एंड सरप्लस में। 2 चीज़ खास बता रहा हूँ, डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, किसका, P&L का, वो भी यहीं जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, रिजर्व एंड सरप्लस में ही जाता है वो, ठीक है जी। बस ये चीज़ आपको मैंने बता दी है, जो पेज नंबर दूंगा वहाँ इस पेज दिया नहीं हुआ है, और बाकी ये सारी चीज़ मैं लिख रहा था एक पेज पे दिया हुआ है, एक पेज पे है, उसे आज घर जाके मिक्सी में घोट के रोज़ चाय थोड़ा थोड़ा पीना, और कल शाम आने से पहले उसे पूरी अच्छी से डाइजेस्ट कर लेना। ये दिया हुआ है, ये पेज नंबर 1.27 पे एग्जामिनेशन नोट्स, जैसे मैंने लिखवाया उसे वैसे ही याद करना, ठीक है जी। लो जी ये पेज है, दिख रहा है डब्बा, ये एक डब्बा, ये पूरा डब्बा, ये इतना, और ये पूरा डब्बा, और ये वाला डब्बा यहाँ तक, कहाँ तक, कंटीजेंट लायबिलिटी कमिटमेंट है, उससे ऊपर तक सारा याद करना है आपको, ठीक। क्या नहीं याद करना है, इसलिए कुछ कटवा देता हूँ, बता देता हूँ, आपको सारी चीज़ें नहीं पता, मैं बता देता हूँ। देखो आपको ऐसे याद करना है बच्चों, मैं बता रहा हूँ, नॉन करंट लायबिलिटी, इसके अंदर ये याद मत करना शैल इंक्लूड द लायबिलिटी ड्यू आफ्टर 1 ईयर, इट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग, नहीं, जैसे मैंने लिखा नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग, वो जो हेडिंग लिखी है वो नहीं, उसकी थ्योरी थोड़ी याद करनी है मुझे। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर ऐसे याद मत करना सच एज डिवेंचर एंड बॉन्ड इशूड बाय कंपनी, लोन फ्रॉम बैंक, ऐसे याद करना, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टी, पब्लिक डिपॉजिट, खत्म। बाकी जो अंडरलाइन लिखा है अनलेस स्पेसिफाइड अज्यूम दैट द डिपॉजिट आर मोर देन, छोड़ दो, वो किसी काम का नहीं है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी काट दो, वो नहीं आएगा। फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, मैंने यही लिखा हुआ है, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है जी। फिर आएगा आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर सिर्फ ये नहीं याद रखना आपको पेबल आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट ना, इसे भी याद रखना है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड में शॉर्ट में, और प्रोविजन फॉर वारंटीज, ये सिर्फ 3 याद रखने हैं। ऐसे ही फिर आपके पास करंट लायबिलिटी आएगी,
करंट लायबिलिटी एक मेजर हेड है जिसकी आपको हेडिंग्स याद नहीं रख वो याद नहीं रखनी, थ्योरी कभी याद करने बैठ जाओ, सिर्फ लिखना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के सिर्फ दो चीज़ें बताई मैंने, एक तीसरी चीज़ और है उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा, जब आप करके आ जाओगे तब बताऊंगा। इसके अंदर एक चीज़ और आती है बच्चे, ठीक है जी। अभी आप याद रखो करंट क्रेडिटर सॉरी कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट और लास्ट में लिखा हुआ है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है जी। क्या होता है मैं आपको अभी बता सकता हूँ, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। जैसे बच्चे मैं आपको कहूँ कि आपने डिबेंचर इशू किए आज है 2025 और आपने कहा भैया इन डिबेंचर को मैं 2028 में वापस लूँगा, वो भी दिसंबर में, आखिरी में दिसंबर में लूँगा 28 में। तो आज अगर आप 2028 की लाइबिलिटी को देखते हो तो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि पैसे देने हैं 25 में हूँ, 26, 27, 28 2.5 साल बाद देने हैं। जब आप 2026 में आ जाओगे तब भी आपने कहा भैया 26 पूरा पड़ा है, 27 पूरा पड़ा है, 28 भी पूरा ऐसा ही पड़ा है, 3 साल बाद देने हैं पैसे। जब आप 27 में आए तो आपने सर अभी पूरा पड़ा है 27 और 28, अभी भी लॉन्ग टर्म है, 2 साल बाद देने हैं। लेकिन जैसे ही आप 28 के पहली तारीख पे आ गए 1 जनवरी पे, तो जो कल तक लॉन्ग थी वो शॉर्ट बन गए। क्यों? क्योंकि उसके पैसे इस साल तो देने ही पड़ेंगे, वो बात अलग है। 1 साल के अंदर कोई लाइबिलिटी देनी पड़े वो क्या बन जाती है, वो शॉर्ट। भाई एक दिन तो ऐसा होगा कि उसके पैसे देने ही पड़ेंगे। तो जो डिबेंचर कल तक लॉन्ग थे वो यहाँ से हट के कहाँ पहुँच जाते हैं, फिर यहाँ पहुँच जाते। अब सिर्फ डिबेंचर की बात नहीं कर रहा, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो लोन फ्रॉम बैंक, वो प्रॉपर्टी, वो कुछ भी हो सकता है भाई। तो इसका मतलब उसको कोई स्पेसिफिक चीज़ है, वो क्या है, जो करंट लाइबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट वो यहाँ आ जाती है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मतलब जो साल करंट में पेमेंट होनी है। तो 3 चीज़ आती है इसके अंदर, ठीक है जी। फिर ऐसे ट्रेड पेबल के अंदर 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, क्या क्या, क्रेडिटर और बीपी मैंने लिख दिया। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अदर करंट लाइबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, ये आपको सारी याद करनी पड़ेंगी एज इट इज, इसलिए मैं लिखनी थी क्योंकि मुझे याद नहीं है अभी तक ये सारी, तो आप याद कर लेना इन्हें, ठीक है जी। जब मैं पढ़ता हूँ मुझे याद रहती है, मैं फिर भूल जाता हूँ, मुझे फिर याद नहीं आती। इसके अंदर स्पेशली क्या इंपॉर्टेंट याद रखने वाली ये बात है, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस ये वही है, याद है, कॉल्स इन एडवांस इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो होता नहीं, लेकिन कॉल्स इन एडवांस तो पता है ना कि आपने पैसा मांगा नहीं लेकिन पैसा आ गया। एक क्वेश्चन था भी ऐसा जहाँ मैंने वो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, एक पर्सन था रिक्की या रॉकी, उसने पैसा एडवांस दे दिया था। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बुक होगी आपके, चाहे खोल के देख लो, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 35 है वो या 36 है, 35 से 36 इलस्ट्रेशन है, बुक खोल के देख लो। आपकी बुक में एक पर्सन है रॉकी, खोल के देखो। जब बात चली रही है थोड़ी लंबी तो लंबी हम भी बात करें। इलस्ट्रेशन नंबर 33, 34, 36 होगा, एग्जैक्ट 36 है रॉकी वाला इलस्ट्रेशन। अतिशोक्ति में लास्ट में आओ ना, नीचे अतिशोक्ति में होगा, बिल्कुल आखिरी में लिखा होगा रॉकी एक पर्सन है जिसने एडवांस दे रखा है। रॉकी वाला है, एक रॉकी है, इसी के आसपास ढूंढो, एक ही पर्सन है रॉकी, है रॉकी। लाओ मैं दिखाऊं, मैं ढूंढ देता हूँ। अतिशोक्ति में आपको शायद वो वर्ड दिखेगा नहीं, मैं देख देता हूँ। लाओ ब्लिस में नहीं है 38 में है, इसका मतलब रॉकी ये तो रहा 38 पढ़ो, अल्ट्रॉस लिमिटेड, लो जी। हाँ ये लाइन पढ़ना, ऑल द रॉकी वाली लाइन पढ़ना। मतलब जब मैंने उससे अलॉटमेंट के पैसे मांगे उससे मेरे कॉल के पैसे भी दे दिए। मैं कहा ये क्यों दे रहा है, कह रहा मैं एडवांस दे रहा हूँ। मैं कहा ला दे, ये क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला है और मैंने कहा था बच्चे इस क्वेश्चन में अगर कॉल से एडवांस कोई दे दे तो ये क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला है, मतलब सिर्फ यहाँ तक की बैलेंस शीट बनानी है हमें। और उसने मुझे पैसा एडवांस दिया हुआ है रॉकी ने, जो उसने पैसा मैंने मांगा दिया एडवांस, वो कहाँ गया होगा, कॉल्स इन एडवांस, वो इसके अंदर गया। इसलिए मैंने कहा था बच्चे रॉकी ने एडवांस पैसा देगा, उस क्वेश्चन को देखते इग्नोर मार दो, किसी काम का नहीं है। क्योंकि मैं क्या बना रहा हूँ उस क्वेश्चन के, शेयर कैपिटल के अंदर क्या आएगा, जो पैसा मेरे पास आ रखा है, ठीक है जी। जो व्यक्ति ने मुझे बगैर मांगे मुझे पैसे दे रखा है वो तो कॉल से एडवांस है। कॉल से एडवांस किसका पार्ट है, कॉल से एडवांस यहाँ जाएगा। कॉल से एडवांस की सब हेडिंग क्या है, अदर करंट लायबिलिटी, मेजर हेडिंग क्या है, करंट लायबिलिटी। तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन जब कराया था रॉकी, मैं कहा बच्चे कॉल से एडवांस कोई व्यक्ति इस क्वेश्चन इन बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन कोई व्यक्ति एडवांस पैसा दे दे, उसे देखते ही इग्नोर मार देना, क्योंकि वो इसका पार्ट है ही नहीं, वो इसका पार्ट है।
प्रीमियम भी, इसलिए मैंने कहा था प्रीमियम इग्नोर मार दो क्योंकि प्रीमियम इसका पार्ट है, प्रीमियम इसका पार्ट है इसका, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन कहा था। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में अगर कभी प्रीमियम दिख जाए या कभी कोई एडवांस दिख जाए या कभी डिवेंचर दिख जाए, क्या करना है? इग्नोर, क्योंकि वो इसका पार्ट है ही नहीं। इसलिए बैलेंस शीट याद कर लेना जितनी जल्दी हो सके। बात समझ में आ रही है क्यों याद करनी है? ये सिर्फ कोई एक चैप्टर नहीं है, ये सारी जो पढ़ के पीछे आ चुके हो उसका भी कुछ सॉल्व दिमाग खोल लेगी और आगे जो चीज़ें बढ़े उसमें दिमाग खोलती है। इसलिए पहले ये वाली बुक कराई जाती है तो वाली बुक शुरू होती है। पहले ये पढ़ाई जाती है, बैलेंस शीट अच्छे से समझाई जाती है, जिससे जो टर्म आती है तो बच्चों को समझ में आ जाती है। अब आप वो ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो तो आप वो चीज़ बता रहा हूँ, अब आपको चीज़ और ईजी लग रही होंगी। ठीक है जी। तो इसके अंदर खास चीज़ें क्या है बच्चों, ये आपको याद रखना ही है। अनपेड डिविडेंड बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। अनपेड डिविडेंड दे देगा, बता मेजर हेडिंग सब हेडिंग क्या है। ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे देगा। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, कुछ भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ दे देगा। मेजर हेड सब हेड पूछा हुआ है, कॉल से एडवांस पूछा हुआ है बहुत बार। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसे फिर आपको बचे नॉन करंट एसेट्स याद करनी है। नॉन करंट एसेट के अंदर आपको क्या याद रखना है, ऐसे याद रखना है। नॉन करंट एसेट्स, ठीक है जी, एक मेजर हेड है, उसका सब हेड क्या है, उसके सब हेड 4 हैं। सबसे पहले क्या आएगा बच्चे, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ये मैं रब कर दूं, ठीक। ये वीडियो आज ही अपलोड करनी पड़ेगी हाथों हाथ। लो जी। जैसे मेरे पे स्पेस नहीं था तो बच्चे पार्ट ए फर्स्ट हुआ लाइबिलिटी, इक्विटी लाइबिलिटी। सेकंड आएगा आपके पास एसेट्स। एसेट्स के अंदर जो फर्स्ट है वो है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स एक मेजर हेड है, इसके अंदर पहला जो सब हेड है, ठीक है जी, वो आएगा प्रॉपर्टी। मुझे बुक पुरानी होगी, उसमें पुरानी बुक को मत देखना, बुक चेंज हो चुकी है। और इस साल मैं ऐसे नहीं कहूँगा, अगर किसी बुक पुरानी जहाँ फिक्स रेट लिखा हुआ है वो हटा दो, उसे लेटेस्ट बुक से करना। ये अपडेशन 2 साल पहले आ चुकी थी, उसने फिक्स रेट हटा के प्लांट प्रॉपर्टी को इंटेंजिबल रेट नाम दिया उसका। जिस साल वो आई थी उस साल बच्चों ने इस बुक के हिसाब लिख दिया था, तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं। पिछले साल तक भी वो मान लेता था कि चल कोई बात नहीं भाई, अभी इतना बच्चा अपडेट नहीं हो, लेकिन इस साल मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ नंबर देगा। वो सिंपल कहेगा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट लिखा हुआ है नंबर दे, फिक्स रेट लिखा नंबर काट ले, पक्का होगा इस साल। बाकी बाद में कुछ चेंजेस आ जाए मैं कहता नहीं, लेकिन हम लेटेस्ट बुक के हिसाब से याद करेंगे। अकाउंट में थोड़ा बहुत चेंज आ जाया करता है बच्चों, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी, अपडेट कर लेना, नहीं तो मेरी बुक ले जाना, ठीक है जी, फोटो ले जाना इस बुक से, ठीक है जी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये एक क्या है, ये सब हेड है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर सब हेड है, सब का भी सब हेड है। इसके अंदर आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और दूसरा सब हेड है। सब हेड याद नहीं रखना पड़ता, जब आपसे पूछता ना सब हेड, तो उसमें सब हेड भी और उसका सब हेड भी वहीं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अंदर आता है बच्चा आपका प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के अंदर, इधर आएगा इंटेंजिबल एसेट्स, ये टेंजेबल है। मुझे प्लांट प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिक टेंजेबल है, ये इसे इंटेंजेबल नहीं बोलता, अब पहले बोलता था टेंजेबल इंटेंजेबल। उसने टेंजेबल इंटेंजेबल को हटा के उसे नाम दे दिया प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। क्यों कर दिया उसका पता नहीं, कुछ रीजन होगा इसका। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के अंदर बच्चे कोई भी प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, सब इसी के अंदर आएगा, ठीक है जी। पढ़ देता हूँ, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। खासकर ध्यान रखने वाली चीज है लाइव स्टॉक, बहुत बार आ रखा है एग्जाम में लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है, गधे घोड़े, ठीक है जी। मतलब आप मेरी अमूल की दुकान है, मतलब मैं अमूल की वो बेचता हूँ, क्या कहते हैं, अमूल का दूध बेचता हूँ मैं, तो मेरे लिए क्या एसिड होगी, भैंस मेरे लिए एसिड होगी भाई, भैंस का दूध निकालता हूँ मैं, तो लाइव स्टॉक भैंस है, ठीक है जी। मतलब भैंस लाइव स्टॉक है, ठीक है जी। तो अगर आपसे वो कभी भैंस पूछ, सॉरी लाइव स्टॉक पूछ ले, तो पता आपको कैसे जवाब देना है, इसका जवाब आपको ऐसे देना है। इस साल
लाइव स्टॉक यहाँ आता है। ये मान लो अभी तो मैंने ऐसे बताया था, कबीर के पापा का नाम पूछ लिया, अब इसने कबीर के लड़के का नाम दे दिया, तो ये कबीर हो गया, ये कबीर के पापा हो गए, और ये कबीर के पापा के पापा हो गए। लेकिन आपको ऐसे जवाब नहीं देना, हाँ आपको इसके लिए जवाब ऐसे देना है, ये आ गया, फिर आपको नाम देना है दादाजी का नॉन करंट एसेट्स, और फिर आपको नाम देना है प्रॉपर्टी, क्या नाम है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, खत्म। ठीक है, आपने कहा सर मैं ये भी लिख दूं, ये भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके लिख दो, हाइफन लगाओ और फिर पी एंड ई, बस ये आ गया। और ये इसमें आपको यहां प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट इंटेंजिबल लिख दो, काफी है। अब सर मैं ये भी लिख दूं पीपीई, देखो मैंने ये भी जवाब दे दिया, ये तो अलग हो गया, ये सब हेड हो गया, ये सब हेड है, तो आप ये भी लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, इसे भी बता दोगे और रिफाइन कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मोस्टली बच्चे इसे ऐसे ही बताते हैं, ऐसे करके, तो मैं भी आपको ऐसे ही कहूँगा, ऐसे ही जवाब देना बच्चों, ठीक है जी। नहीं, अगर उसने सपोज करो आपसे ये पूछ लिया, एक मिनट रुक जाओ भाई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसने अगर आपसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पूछ लिया तो पता कैसे जवाब दोगे अब आप? एनसीए तो सेम ही रहेगा, ये नहीं चेंज हो सकता। मेजर हेड 5 ही हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट राइट और करंट राइट, इसके अलावा 5 हेड है ही नहीं, मेजर हेड, सब हेड हैं काफ़ी सारे। ठीक है जी, इसका जवाब कैसे दोगे फिर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के आगे दोगे इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसे नाम दोगे, इसका जवाब ऐसे देना है। आपने सर मैं यहाँ छोड़ दूँ नंबर मिल जाता है, फिर भी बिल्कुल रिस्क मत लेना, इंटेंजिबल लिख देना या पीपी लिख देना, शॉर्ट में लिख देना चाहे। ठीक है जी, इनका जवाब ऐसे देना है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर यहाँ आता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यहाँ आता है, क्योंकि कंप्यूटर दिखने वाली चीज़ टेंजेबल है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल यहाँ आएगा। बाकी इसके नीचे 2 चीज़ें दी हो जाए, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस काट दो, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट काट दो, इसके अंदर 2 आ रहे थे ना, और सी भी और 2 थे, 3rd 4th काट दो उसे। फिर बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट काम का है, याद करना पड़ेगा। फिर सी काट दो, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, और फिर डी और ई, भाई मुझे पता है वो तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है जी, ये भी चाहे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये वाला नहीं काटना, सजेस्ट कैपिटल, हाँ ये चाहे काट देना, डी ई हमारे किसी काम के नहीं है, सी डी ई तीनों काट देना, हाँ सी भी काट दो, डेफर्ड टैक्स एसेट काट दो, लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस काट दो, और अदर नॉन करंट रेट काट दो अभी के लिए। ठीक है जी, बाद में देखेंगे, क्वेश्चन आ रखे हैं। करंट एसेट में कुछ नहीं कटा हुआ, सारा करना है। कल आते ही जो मैं वेट करता हूँ ना 4:20 तक, 4 बजे इन तीनों को छोड़ के 1 2 और कौन है वो, हाँ 1 2 और यश और एक वो, चारों जितनी भी जनता है यहाँ जो पढ़ती है, 4 बजे आते ही लिखना शुरू कर देना इस थ्योरी को, आते ही पेपर पे लिख के 4:20 तक का टाइम दूंगा, उसके बाद लिखना आगे शुरू कराऊंगा। जिसे याद नहीं होगा यहीं बैठ के याद कराऊंगा, तब पढ़ाऊंगा नया। है जी, हाँ वो नहीं है, वो छोड़ दो, आपके लिए नहीं है, बाद में बताऊंगा उसका मतलब क्या होता है। ठीक है जी, आज इतना ही रखेंगे, बाय बाय।